रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लॉज भी पढ़ लिए थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के दो लॉ होते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये सब क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, और इसका दूसरा जो लॉ था, मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये दोनों एक रेशियो में होते हैं। ठीक है, और वो रेशियो कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी को रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को ही क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ जो है वो स्नेल्स लॉ ही कहलाता है। मतलब द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही क्या है, स्नेल लॉ है। ये अपन ने एक डायग्राम भी पढ़ा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक्चुअल में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसका जो बैंड होना, एक्चुअल जो लाइन, जो एक्चुअल उसका जो रास्ता है, उस रास्ते से थोड़ा सा बैंड होना, उसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके दूसरा नियम था स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, जो अपन ने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि जिसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एक कांस्टेंट होते हैं। तो उसी कांस्टेंट को अपन ने स्नेल लॉ बोला। ठीक है, अब स्नेल लॉ एक्चुअल में जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, इसका जब आप अगर टेबल में देखोगे, अगर इंसिडेंट एंगल, ठीक है, अगर अपन इसका सपोज इसका अगर अपन एक डायग्राम बनाए और ये एंगल आई और ये एंगल आर, अगर मान लो ये 30 एंगल है, ठीक है, और ये एंगल अगर कम हो गया, 20 डिग्री हो गया, 10 डिग्री से क्या हो गया, डेविएटेड हो गया, तो इन दोनों का साइन 30 अपॉन में साइन 20, अगर आप एक रेशियो निकालोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मीडियम क्या है, एयर है, और यहाँ पर अगर ग्लास है, ठीक है, तो एक्चुअल में जो बेंडिंग हो रही है और बेंडिंग का अगर आप रेशियो निकालोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। आप कितना भी एंगल चेंज करो, इंसिडेंट एंगल चेंज करोगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज होगा। उसके चेंज कर करके आप अगर एक टेबल बनाओगे तो इसका जो कांस्टेंट आएगा 1.5 फिक्स आएगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब जब लाइट किसी एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम पर जाती है, ठीक है, तो उसका जो बेंडिंग होना होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो लाइट बेंड होगी उसका जो रेशियो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, एक कांस्टेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन डिनोट करेंगे म्यू से। कई ऑथर इसको एन से भी डिनोट करते हैं। ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। कई ऑथर इसको एन से भी डिनोट करते हैं, कई ऑथर इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू। ठीक है, ये साइन काय का है, म्यू का, ध्यान रखना। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू, या साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू एन। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस होते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये एक्चुअल में कांस्टेंट है जो इन दोनों के रेशियो से आता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, इन सब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब अलग अलग होते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका बेंडिंग ज्यादा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका बेंडिंग कम। तो अलग अलग मीडियम, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकदार होता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में बहुत ज्यादा डेविएशन होता है, इसी के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही वो चमकदार दिखता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब अपन इसका समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम में। अब ये दोनों तो क्या हो गए, फिक्स रेशियो है, मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू, अपन ने अगर अपन एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे इसको एन से नोटेशन करते हैं, और किसी ऑथर्स की बुक में आप पढ़ोगे तो म्यू से। तो अपन एन का नोटेशन लेके चलते हैं कि एन साइन आर इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू एन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट ट्रेवल्स करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर, तो ये मीडियम के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये मीडियम
फर्स्ट और इसको अपन मीडियम सेकंड मान लें, ठीक है। एक को मीडियम अपन ने फर्स्ट मान लिया, एक को मीडियम अपन ने सेकंड मान लिया। तो जब भी ये अगर अपन ऐसा लिखा हुआ दिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड टू 1, और इसका अपन ने कॉज भी पढ़ा था जब अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तब इसका अपन ने कॉज पढ़ा था कि जब एक मीडियम से लाइट चलकर दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अगर डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड कम होती है, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होती थी, बढ़ती थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो साइन आई अपॉन में साइन आ रहा है, अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड भी अलग अलग होगी। जैसे अपन स्पीड की बात करें, ये सब सेम ही चल रहा है। अब पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, तो जब भी अब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट 1, अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्योंकि इसका मान लो आता है यहाँ पर मीडियम एक है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, मान लो इसका मीडियम अलग है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया, तो मुझे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो इसका मतलब होता है n21, इसको ध्यान से रखना। n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, n21 का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अपन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, सेकेंड का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा लिखा है 2 की जगह 1 2 लिखा है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, इस तरीके से अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट अगर अपन पढ़े कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कोई लाइट, ठीक है, इसको समझना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसी की टेबल से अपन चार्ट बनाना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जब कोई लाइट वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम पर जाए, ठीक है, जब कोई लाइट वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम पर जाए तब उसको अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर अपन निकाल रहे हैं n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो यहां पे अगर अपन लिख लें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अपन ने स्पीड ऑफ लाइट साइन आई अपॉन में साइन आर भी लिखते हैं और स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में भी इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू, अपन ने n माना तो n इज इक्वल टू हो जाएगा v1 अपॉन में v2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर आपने इसको कैसा लिख रहे हैं, v21 लिख रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, 2 के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड जब कोई लाइट वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम में आए, जब अपन किससे कंपैरिजन करें, वैक्यूम से, तो लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से, वैक्यूम से चलकर, वैक्यूम मतलब जहां पर कोई मीडियम नहीं हो। जैसे अगर अपना एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाए तो वहां पर क्या है, पूरा वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता। अगर वैक्यूम के अंदर मैंने इस चौक को ऐसा रख दिया तो ये चौक वैसा का वैसा रखा रहेगा, ठीक है। इस चौक को अगर मैंने फेंक दिया तो वो उसी स्पीड में चारों ओर घूमता रहेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब n इज इक्वल टू c अपॉन में v,
ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। जब लाइट को अपन वैक्यूम से, तो जैसे मैंने ग्लास का निकालना है, तो ग्लास का क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन दोनों का रेशियो निकालो, दोनों की स्पीड निकालो, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में अपने को स्पीड ऑफ लाइट पता है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालो, दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम पड़ जाएगा। एयर का निकालना है तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, और वैक्यूम का अपने को क्या स्पीड ऑफ लाइट पता ही है, एयर की स्पीड ऑफ लाइट निकाल लो, दोनों का डिवाइड कर दो तो अपने को एयर का, तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपने को निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वैक्यूम से कंपैरिजन करेंगे। दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जब कोई लाइट एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में जाएगी, अभी अपन मीडियम की बात करें, जैसे n अपन 2 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कोई लाइट है, सपोज अपन इसको डायग्राम से समझते हैं, ये बेंडिंग, यहाँ पे मीडियम फर्स्ट और यहाँ पे मीडियम सेकेंड। क्लियर? अब इसका स्पीड, इस मीडियम पर स्पीड और इस मीडियम पर स्पीड, तो मुझे किसका रिफ्रैक्टिव निकालना है? सेकेंड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके निकालना है? सेकेंड का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो अपने को स्पीड ऑफ लाइट किसकी लेनी पड़ेगी? फर्स्ट की, और दूसरे बार डिवाइड कैसे करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट की? सेकेंड से। तो अपने पास इसका क्या निकल जाएगा? मतलब क्या हो रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v1 अपॉन में v2। ठीक है, अगर अपन इसको ऐसा लिखे n12, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। मतलब ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा n12 v2 अपॉन में v1। ये अपने पास दो फॉर्मूले हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटिव के। जब किसी एक दूसरे मीडियम का निकालना है पहले के रिस्पेक्ट में, तो n21 लिखेंगे v1 अपॉन में v2, और दूसरे का निकालना है, मतलब पहले का निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो v2 अपॉन में v1। इस तरीके से अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला टाइप करेंगे। स्क्रीन पॉज करो, ये उतार लो। आपकी बुक के अंदर एक चार्ट दिया होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब हर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसके कंपैरिजन करा है? वैक्यूम से उसकी स्पीड में। जैसे एयर का दिया होगा, तो एयर का कितना होता है? 1.0003। ऐसे ग्लास का दिया होगा 1.5। ऐसे हर एक फिक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालना है, तो जैसे ग्लास है और एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो मुझे अगर ग्लास का निकालना है, किसके मतलब एयर का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। दिया फॉर्मूला लगा देंगे, इसकी दोनों की स्पीड निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में अपने को दिया है कि एयर में लाइट की स्पीड इतनी है और ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी है, तो उसका बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। इस तरीके से सवाल होंगे, तो इस तरीके का सवाल अपन इन फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो वो चार्ट आपकी बुक के अंदर जो दिया है, उस चार्ट के अंदर से हर एक मटेरियल्स का एक जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें रिफ्रैक्शन अपन देख सकते हैं, ठीक है, उसका अपने को एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट में सबके अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए। एयर का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, ठीक है, और डायमंड का कितना होता है, बहुत सारे से मटेरियल है, केरोसिन,
बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल जो आपकी बुक में एक पूरा चार्ट बना होगा, उस चार्ट में सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखना है और याद करना है। स्क्रीन पोज करके उतार लेना।